और बड़ी खबर है, ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है इजराइल। अपने बेस को अपग्रेड कर रहा है इजराइल। हमले की अनुमति दे सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। नेतन्याहू के वापसी के बाद हमले की आशंका है। तो इस समय इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में। नेतन्याहू ट्रंप, अमेरिका के उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री समेत अमेरिका के बड़े सैन्य अफसरों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू एक बार फिर से ईरान पर हमला करना चाहते हैं। इसके लिए वो ट्रंप और उनके प्रशासन की अनुमति लेने की कवायद में जुटे हैं। सवाल यही है कि क्या ट्रंप इजराइल को एक और सैन्य अभियान चलाने की अनुमति देने जा रहे हैं? क्या अमेरिका से नेतन्याहू की वापसी के बाद ही ईरान पर हमले शुरू हो जाएंगे? नेतन्याहू का अमेरिका दौरा खत्म होने वाला है। नेतन्याहू अमेरिका से इजराइल वापस लौटने वाले हैं। सवाल यही है कि क्या ट्रंप ने नेतन्याहू को हमले की अनुमति दे दी है? क्या अब इजराइल ईरान के एटमी मिशन की समाप्ति करने जा रहा है? सच यही है कि ईरान पर हमले का खतरा बहुत बढ़ गया है। माना जा रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू ईरान पर हमले का नया ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। ब्लूप्रिंट बनने के बाद ही ईरान पर जबरदस्त हमले शुरू हो सकते हैं। व्हाइट हाउस से यह तस्वीर सामने आई और इसी के साथ ईरान पर हमले की आशंका बढ़ गई। व्हाइट हाउस से ईरान पर हमले का संकेत इस फोटो से भी मिल रहा है। इसके एक फोटो फ्रेम में चुनाव के दौरान ट्रंप पर गोली चली थी। फ्रेम में उसी वक्त की तस्वीर है। इस फोटो फ्रेम के सामने ट्रंप और नेतन्याहू खड़े हैं। दरअसल ट्रंप पर हुए हमले को लेकर ईरान का नाम आया था। अब माना जा रहा है कि इस फोटो को जारी करने का मकसद ईरान को यह संदेश देना है कि अब बदले का वक्त आ गया है। व्हाइट हाउस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान पर अभी हमला करने के पक्ष में हैं। नेतन्याहू और उनकी सेना का मानना है कि 12 दिन के युद्ध के बाद इस वक्त ईरानी सेना बहुत कमजोर है। ईरान की प्रॉक्सी संगठन करीब करीब समाप्त हो चुके हैं। ऐसे में ईरान पर हमला करके उसके एटमी मिशन को खत्म करने का ये सबसे अच्छा मौका है। अगर अभी हमला नहीं किया गया, अगर ईरान को समय मिल गया, तो वो एक बार फिर से खुद को ताकतवर कर लेगा। उसके बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करना असंभव हो जाएगा। तो नेतन्याहू और उनकी सेना ईरान पर अभी हमले क्यों करना चाहती है, अब इसे समझिए। इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। पहली वजह यह है कि 12 दिन के युद्ध के बाद ईरानी सेना कमजोर हो गई है। इतना ही नहीं, ईरान के मिसाइल जखीरे में कमी आ गई है। ईरान के पास लंबी दूरी तक हमला करने वाली मिसाइलें अब कम बची हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल तक मार करने वाली मिसाइलें 75% खत्म हो चुकी हैं। ईरान के आधे से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर भी तबाह हो चुके हैं। हमास, हिजबुल्ला और हूती समेत ईरान के ज्यादातर प्रॉक्सी बहुत कमजोर हो चुके हैं। इजराइल की धरती इस समय सेफ जोन बन चुकी है। नेतन्याहू यही तर्क देकर ट्रंप को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ट्रंप ने हमले की अनुमति दी तो ईरान पर एक बार फिर से हमले शुरू हो जाएंगे। बेंजामिन नेतन्याहू हमले करने के लिए ट्रंप को एक नहीं बल्कि कई तर्क दे रहे हैं।
वॉशिंगटन में बातचीत का जो दौर चल रहा है, उसमें नेतन्याहू ट्रंप पर लगातार ईरान पर हमले की अनुमति देने का दबाव डाल रहे हैं। अगले हफ्ते ओस्लो में अमेरिका और ईरान में फिर से परमाणु वार्ता शुरू होने वाली है। नेतन्याहू चाहते हैं कि अगले हफ्ते ओस्लो वार्ता जैसे ही विफल हो, ईरान पर तुरंत हमला कर दिया जाए। यानी नेतन्याहू विफल वार्ता को हमले का आधार बनाना चाहते हैं। व्हाइट हाउस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अगर वार्ता विफल रहती है, अगर ईरान समझौता नहीं करता है, तो हमला होना चाहिए। इस बात पर ट्रंप ने करीब करीब अपनी सहमति दे दी है। नेतन्याहू और ट्रंप चाहते हैं कि ईरान उनकी शर्तों पर समझौता करे। ईरान यूरेनियम संवर्धन रोके, अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करे, इसके साथ ही बैलिस्टिक मिसाइल मिशन को भी बंद करे। लेकिन ईरान अपनी शर्तों पर समझौता करना चाहता है। ईरान ना तो यूरेनियम संवर्धन रोकने को तैयार है, ना ही अपना एटमी और बैलिस्टिक मिसाइल मिशन। ऐसे में इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि अमेरिका और ईरान में होने जा रही एक और वार्ता विफल होने वाली है। इसके बाद इजराइल और अमेरिका को ईरान पर फिर से हमला करने का मौका मिल जाएगा। और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान के मिसाइल जखीरे में भारी कमी आ चुकी है। 12 दिनों का युद्ध शुरू होने से पहले ईरान के पास 3000 से ज्यादा मिसाइलें थीं। युद्ध के दौरान करीब 1500 मिसाइलें बर्बाद हो गई। इसलिए अब ईरान के पास सिर्फ 1500 मिसाइलें ही बची हैं। इसी तरह इजरायली हमले में ईरान के मिसाइल लॉन्चर भी बड़ी तादाद में बर्बाद हो गए हैं, तबाह हो गए हैं। युद्ध शुरू होने से पहले ईरान के पास करीब 500 मिसाइल लॉन्चर थे, लेकिन इजरायली हमले में उसके करीब 200 लॉन्चर ध्वस्त हो चुके हैं। अब ईरान के पास करीब 300 मिसाइल लॉन्चर ही बचे हैं। सवाल यही है कि अगर इजरायल फिर से हमला करता है तो अब ईरान क्या करेगा, ईरान की तैयारी क्या है, आपको उससे जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इजराइल और अमेरिका के हमलों में सिर्फ ईरान के मिसाइल और मिसाइल लॉन्चर ही तबाह नहीं हुए हैं, बल्कि उसके एटमी कार्यक्रम को भी बड़ी चोट पहुंची है। फ्रेंच इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक हाल में हुए इजराइल और अमेरिका के हमलों की वजह से ईरान का एटमी मिशन कई महीने पीछे चला गया है। ईरान पर हमले का खतरा बढ़ा। 12 दिन के युद्ध के बाद ईरानी सैन्य शक्ति में कमी आई तो ईरान ने भी अपने सहयोगियों की मदद से खुद को मजबूत करना शुरू कर दिया। चीन ने ईरान को जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की खेप दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने ईरान को डिफेंस सिस्टम भी दिए हैं। चीन ईरान को 40 J-10 फाइटर जेट पहले ही दे चुका है। रूस ईरान को Su-35 लड़ाकू विमान देने जा रहा है। रूस से एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर बातचीत चल रही है। इतना ही नहीं, रूस और चीन से कई एडवांस्ड हथियार भी ईरान पहुंचने वाले हैं। ईरान ने यह तैयारी तब शुरू की जब चीन की तरफ से ईरान को अलर्ट किया गया। चीन के इंटेलिजेंस ने आगाह किया है कि इजराइल ईरान पर फिर से हमला कर सकता है। खैर, तैयारी दोनों तरफ से है, लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू का रुख बता रहा है कि इस बार वो तभी रुकेंगे जब ईरान के एटमी मिशन का अंत हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और गाजा से बड़ी खबर है, जहां इजरायल ने भीषण बमबारी की है। बेत हनून में जबरदस्त मिसाइल वर्षा की है इजरायल ने। इजरायली हमले में कई इमारतें तबाह हो गई हैं।
गाजा में इजराइल की भीषण बमबारी रुक नहीं रही है। तस्वीरें गाजा में इजराइल की भीषण बमबारी की। तो ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई तैयारी कर चुके हैं कि अमेरिका से टकराव किसी भी हद तक हो, वो ईरान को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाकर ही मानेंगे। खामनेई जंग को जिहाद में बदलना चाहते हैं। इसके लिए वो इस्लामिक मुल्कों को एकजुट कर रहे हैं। खासतौर से उन तमाम देशों को अपने पाले में लाने की तैयारी है जो अमेरिका को सहयोग करते रहे हैं। अगर मध्य पूर्व में ईरान अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता है तो अमेरिका के लिए बुरा वक्त शुरू हो सकता है। अगर अमेरिका का अरब से पलायन हो गया तो इजराइल के अस्तित्व के लिए भी खतरा बढ़ जाएगा। अरब में महाविध्वंस का अलार्म बज चुका है। इजराइल ईरान की अदावत अब लंबे युद्ध में बदलने वाली है। खामनेई ने बड़े युद्ध का फरमान जारी कर दिया है, जबकि ट्रंप बेंजामिन ने बड़े देशों को तोड़ने का ब्लूप्रिंट बनाया है। उन तमाम शक्तियों को बांट दिया जाएगा जो पश्चिमी देशों के विरोध में जुटी। खामनेई जंग को धर्म युद्ध में बदलना चाहते हैं। अमेरिका इजराइल ईरान को तबाह करना चाहते हैं। खामनेई को रूस चीन का साथ मिल रहा है। अमेरिका इजराइल के साथ ब्रिटेन आ गया है। अरब में बड़ा विध्वंस कभी भी शुरू हो सकता है। एक तरफ ईरान के मुफ्ती मौलवी फतवे जारी कर रहे हैं जिसमें ट्रंप और बेंजामिन की हत्या का फरमान है, क्योंकि खामनेई को अंदाजा है कि अमेरिका इजराइल किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। खामनेई के जिहाद युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका ने मध्य पूर्व को 50 देशों में बांटने के प्लान पर काम शुरू कर दिया है, जिसमें उन तमाम देशों को तोड़ा जा सकता है जो इजराइल अमेरिका के लिए खतरा है। साल 2006 में पहली बार अरब को बांटने का प्लान सामने आया था। जॉर्ज डब्ल्यू बुश की सरकार में अरब पर पूरी तरह से कंट्रोल का फॉर्मूला निकाला गया था। उस वक्त की विदेश मंत्री कॉन्डोलीजा राइस ने 50 स्टेट प्लान पेश किया था। अब 19 साल बाद ट्रंप उसी फॉर्मूले को अमल में ला सकते हैं, हालांकि ये बेहद मुश्किल है। लेकिन इसके पीछे प्लान है। अगर सारे देश बांट दिए जाएंगे तो मध्य पूर्व के आसमान पर अमेरिकी एयरफोर्स का कंट्रोल हो जाएगा। फिर वो जहां चाहे बम गिरा सकता है। IRGC के कमांडर मोहसिन रजा ने इस प्लान का जिक्र करके ईरान की धड़कनें बढ़ा दी हैं। उनका कहना है अगर इजराइल और अमेरिका मध्य पूर्व में अपना दबदबा बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए वो बांटो और राज करो फॉर्मूला अपना सकते हैं, जिसमें ईरान के बाद सऊदी अरब और तुर्की का नाम है। अगर इन देशों को तोड़ दिया तो फ्रंट लाइन पर अरब का प्रतिनिधित्व करने का जोखिम कोई और दूसरा देश नहीं उठाएगा। इसलिए यह रणनीति बनाई जा रही है, जबकि ईरान को समझ आ चुका है कि वो अकेले मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए सऊदी अरब और तुर्की के साथ अपने मतभेद भुलाकर बड़ी रणनीति पर काम कर रहा है। और अगर ईरान परमाणु प्रोग्राम नहीं रोकता है तो अमेरिका हमला कर सकता है। इसके लिए अरब में अपने बेस वॉर रेडी कर दिए। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना
अल उदैद एयरबेस है, जबकि यूएई में अल दफ्र एयरबेस है। F-22 और ड्रोन यहां तैनात हैं। इसके अलावा कुवैत के अल सलाम एयरबेस पर यूएस एयरफोर्स की 386वीं विंग तैनात की गई है। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर F-16 और एयर डिफेंस लगाए गए हैं, जबकि जॉर्डन के साल्ती एयरबेस का इस्तेमाल स्पेशल ऑपरेशन में किया जाता है। वहीं इराक के इरबिल बेस पर भी स्पेशल बटालियन तैनात की गई है। बहरीन फारस की खाड़ी के पास पड़ता है, जहां नेवल सपोर्ट बेस पर यूएस की नौसेना की 5वीं फ्लीट तैनात की गई है। अमेरिका अरब में वर्चस्व कायम रखने के लिए हर पैतरा अपना रहा है। इजराइल में बॉम्बर्स और बंकर बस्टर बम भेजने जा रहा है। जबकि ईरान के पास पड़ने वाले सैन्य ठिकानों पर जेट और मिसाइल सिस्टम की तैनाती की जा रही है, जिससे ईरान को घेरकर एक साथ हमला किया जा सके। अमेरिका के प्लान को ध्वस्त करने के लिए खामनेई ने नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है। यूएस इजराइल के खिलाफ ग्लोबल गठबंधन बनाया जा रहा है। अरब मुल्कों के अलावा दुनिया भर के इस्लामिक देशों को साथ लिया जा रहा है। रूस चीन जाकर ईरान के लिए समर्थन जुटाया जा रहा है। दरअसल ईरानी प्रॉक्सी पर हमले से मुस्लिम मुल्कों में नाराजगी है, जो गाजा पर हमले से शुरू हुई थी। ईरान अब दुनिया को यह बता रहा है कि वो गाजा और ईरानी प्रॉक्सी की लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए अमेरिका इजराइल ने हमले किए। ईरान के विदेश मंत्री रूस दौरे पर भी गए, चीन दौरे पर भी गए और अब सऊदी अरब पहुंचकर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जिससे सऊदी अरब का समर्थन हासिल किया जा सके। अगर ईरान ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो अमेरिका को आसानी से पीछे ढकेला जा सकता है, क्योंकि रूस चीन के बाद अरब की दो बड़ी शक्तियां सऊदी अरब और तुर्की साथ आ सकती हैं। तो अमेरिका और इजराइल के मंसूबे को खत्म करने के लिए खामनेई अरब देशों को एकजुट कर रहे हैं। खामनेई का मकसद है कि सारे अरब के देश उनके पाले में आ जाएं। खामनेई के समर्थन में 100 सबसे बड़े मुफ्ती आ चुके हैं, जिन्होंने इजराइल के खिलाफ जंग में खामनेई को अपना समर्थन दिया है। सभी ने आखिरी सांस तक समर्थन देने का ऐलान किया है। कहा है कि खामनेई करेंगे पूरे अरब का प्रतिनिधित्व, यानी ये नेता होंगे पूरे अरब के। सबसे पहले समर्थन करने वाले ईरान के ग्रैंड मुफ्ती शिराजी हैं, जिन्होंने अपना समर्थन दिया है। मुफ्ती शिराजी के बाद लगातार समर्थन बढ़ता जा रहा है खामनेई का। पूरे अरब से सबसे बड़े इस्लामिक स्कॉलर जुटे, जिन्होंने ट्रंप और नेतन्याहू के खात्मे के लिए फतवा भी दिया, साथ ही फिलिस्तीन के समर्थन में फतवा जारी किया। खामनेई जिस तरह से जंग को जिहाद में बदल रहे हैं, मुस्लिम देशों को एकजुट कर रहे हैं और उसकी आड़ में अपने परमाणु कार्यक्रम को चला रहे हैं, उस खतरे को अमेरिका और इजराइल समझ चुके हैं। अगर अभी ईरान को नहीं रोका गया तो हालात बिगड़ सकते हैं। खामनेई की गोलबंदी के खिलाफ बड़ी तैयारी की जा रही है। यूरोपीय और मुस्लिम देशों को एकजुट किया जा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन सीरिया के प्रेसिडेंट अहमद अल शारा से मिलने वाले हैं, जबकि ब्रिटेन पहले ही साथ आ चुका है, क्योंकि ब्रिटेन पहले ही ईरान को खतरा बता चुका है। ब्रिटेन की तरफ से कहा गया है कि अगर ईरान ने IAEA से प्रतिबंध नहीं हटाया, परमाणु ठिकानों की निगरानी के लिए मंजूरी नहीं दी, तो ब्रिटेन भी ईरान के खिलाफ कठोर प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर हो जाएगा। ब्रिटेन ने ईरान को धमकी दी, जबकि इससे पहले खबरें आई थीं कि बैकडोर से सऊदी अरब, तुर्की और अजरबैजान ने ईरान की मदद की थी। यानी ईरान को लेकर धीरे धीरे दो खेमे बन रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा खतरा है मुस्लिम देशों का एकजुट होकर ईरान के समर्थन में आना। यानी मध्य पूर्व कभी भी तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर बन सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और गाजा में हमले से जुड़ा अपडेट आने वाला है। गाजा में इजरायली हमले तेज हो गए हैं। 24 घंटे में 105 लोग मारे गए हैं। ये देखिए, गाजा में इजरायली हमले का एक और बड़ा अपडेट। मात्र 24 घंटे में गाजा में इजरायली हमले में 105 लोगों की मौत हुई। तो अमेरिका और इजरायल की साझा ताकत के सामने ईरान बहुत कमजोर है, लेकिन उसके पास ऐसी ताकत है जो यूरोप सहित आधी दुनिया को संकट में डाल सकती है। उसका नाम है हूती। ईरान ने यमन में जड़ें जमा चुके अपने प्रॉक्सी को संकट से उबारने का हथियार बना लिया। हूती ने बीते 3 दिन के अंदर लाल सागर में धमाके करके यह संदेश दे दिया है कि ईरान पर जरा सा भी खतरा हुआ ना तो वह आधी दुनिया को संकट में डाल देगा। देखिए ईरान का हूती प्लान क्या है, कैसे इजरायल सहित अमेरिका के बाकी सहयोगी देशों की अर्थव्यवस्था इस प्लान से डूब सकती है। हमले ईरान पर हुए तो युद्ध का केंद्र लाल सागर के तट पर स्थित देश यमन होगा। इसके संकेत यमन से जारी हो चुके हैं। एक मालवाहक जहाज पर हूती के लड़ाके खड़े हैं। उसके बाद धमाके होते हैं। फास्ट फॉरवर्ड वीडियो में कुछ ही सेकंड बाद जहाज डूब जाता है। जहाज डूबने के बाद लाल सागर की सतह पर बड़े बड़े एयर पॉकेट नजर आने लगते हैं। हूती ने लाइबेरियन ओनरशिप वाले मैजिक सीज बल्क कैरियर को कब्जे में ले लिया। हूती लड़ाकों ने पहले नेवल ड्रोन से हमले किए। छोटी नावों में सवार होकर लड़ाके जहाज तक पहुंचे। हूती के हमले में 3 मरीनर्स की मौत हो गई। जहाज के 2 कर्मचारी घायल हुए हैं। सोमवार को हूती ने ग्रीक ओनरशिप वाले एटर्निटी सी जहाज पर हमला किया था। नवंबर 2024 से हूती के हमले बंद थे। अब पहली बार मालवाहक जहाजों पर काम करने वाले लोगों की मौत हुई है। ईरान ने संकेत दे दिए हैं कि अगर उस पर खतरा मंडराया तो दुनिया पर खतरा तय है। इजराइल की सीमा से सटे लेबनान में ईरान का प्रॉक्सी हिजबुल्लाह कमजोर हालत में है। ईरान ने हूती को इजराइल के खिलाफ जंग के लिए तैयार कर दिया है। हूती के पास लॉन्ग रेंज हमले करने की क्षमता है। हूती इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर हमले करने की ताकत रखता है। हूती के पास लाल सागर के व्यापारिक जलमार्ग को बंद करने की ताकत है। लाल सागर में व्यापारिक रूट को चालू करने के लिए तैयार किए गए ईयू ऑपरेशन स्पाइट्स ने चिंता जताते हुए कहा कि हूती का यह हमला बड़े संकट का संकेत है। हूती जब चाहे जिस जहाज पर चाहे हमला कर सकता है। और हूती लड़ाकों ने 3 दिन में 2 ग्रीक शिप पर हमला किया, जिसमें एक जहाज डूब चुका है। लाइबेरियन ओनरशिप वाले एक जहाज को विस्फोटक लगाकर हूती ने डुबोया है। 12 से 15% वैश्विक व्यापार का रूट लाल सागर ही है, यानी एशिया और यूरोप का कनेक्शन है। अरब से यूरोप को ऊर्जा निर्यात का मुख्य मार्ग यही रूट है। सुएज कैनाल के जरिए लाल सागर और भूमध्य सागर जुड़ते हैं। सबसे अहम बात यह है कि यूरोपियन इंडस्ट्री के लिए जरूरी एलएनजी का 12% हिस्सा इसी रूट से सप्लाई होता है। लाल सागर से सुएज कैनाल या भूमध्य सागर से एशिया जाने वाले जहाज यमन के हुदैदा पोर्ट के करीब से गुजरते हैं। इन जहाजों पर हूती के लिए हमले करना आसान है। अगर ईरान के खिलाफ अमेरिका या इजराइल ने कार्रवाई की
तो इस बार हूती 2 टारगेट पर एक साथ अटैक करेगा। हूती लाल सागर रूट को पूरी तरह बंद कर देगा। इसके साथ ही ईरान से मिली लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमले शुरू कर देगा। हूती के पास एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। लाल सागर रूट को बंद करने के लिए नेवल ड्रोन है। इसके साथ ही एंटी शिप माइंस भी लगा सकता है। हूती के पास 2500 किलोमीटर रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं। इनसे वो इजराइल पर आसानी से हमले कर सकता है। अगर हूती ने लाल सागर रूट को बंद कर दिया तो दुनिया की शिपिंग इंडस्ट्री के सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। तो लाल सागर सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग में से एक है। लाल सागर यूरोप को अरब देशों से जोड़ता है, जिसमें जहाज यूरोपीय देशों से पूर्वी भूमध्य सागर होते हुए सुएज कैनाल के जरिए लाल सागर में दाखिल होते हैं। लाल सागर में बाब अल मंदाब स्ट्रेट 32 किलोमीटर का तंग इलाका है, जहां हूती सबसे ज्यादा हमले कर रहा है। इससे आगे कार्गो शिप अदन की खाड़ी पार करके अरब सागर में दाखिल होते हैं और वहां से हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरते हुए फारस की खाड़ी से अरब मुल्कों तक पहुंचते हैं। इस रूट पर 12 दिन लगते हैं और करीब 11,000 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। अगर लाल सागर रूट बंद हुआ तो जहाजों को फारस की खाड़ी से लौटते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट से आगे निकलकर अरब सागर में रास्ता बदलना पड़ेगा, जहां से हिंद महासागर के पास केप ऑफ गुड होप से अफ्रीका की तरफ बढ़ना होगा। यहां से एक लंबा चक्कर लगाते हुए जहाज यूरोप पहुंचेंगे। इस रूट पर 21 दिन में सफर तय होगा और करीब 19,000 किलोमीटर का सफर करना पड़ेगा, जो लाल सागर के मुकाबले 9 दिन और करीब 8,000 किलोमीटर ज्यादा है। हूती के इस कदम से शिपिंग इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि यूरोप की अर्थव्यवस्था भी डूब जाएगी। हूती के हमलों के चलते जहाजों के इंश्योरेंस पहले ही महंगे हो चुके हैं। रूट बदलने से शिपिंग कंपनियों की लागत बढ़ जाएगी। इससे चीजों के दाम भी बढ़ेंगे, पेट्रोलियम और गैस महंगे हो जाएंगे और इसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को इसकी झलक दिखा दी है। अगर तेहरान फिर संकट में घिरा तो यह खतरा वास्तविकता में बदल जाएगा। लेकिन हूती के साथ साथ ईरान ने पूरे अरब में प्रॉक्सी को मजबूत करना शुरू कर दिया है। इराक में ईरान कुर्द फोर्सेस और कबीलों को मजबूत कर रहा है। 8 जुलाई को इरबिल के कुर्द गुटों ने सैन्य वाहनों को आग लगा दी। रिपोर्ट है कि इराक की यूएस समर्थक सरकार के खिलाफ ईरान विद्रोहियों को मजबूत कर रहा है। इसके अलावा लीबिया, सीरिया, लेबनान, अल्जीरिया समेत कई देशों से विद्रोही गुटों को ताकतवर बना रहा है। अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमलों की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने अपने प्लान बी के तहत यूरोप से लेकर अरब तक आग लगाने का बंदोबस्त कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। उधर मॉस्को और बीजिंग के लिए अमेरिका से बहुत बड़ी धमकी आई। धमकी ट्रंप की आवाज में। धमकी रूस और चीन की राजधानी को बॉम्ब से बर्बाद कर देने की है। दोनों को यूक्रेन और ताइवान से दूर रहने की चेतावनी दी गई। जी हां, ट्रंप के एक ऑडियो से नई सनसनी मच गई। ट्रंप का ऑडियो 1 साल पुराना है। तब ट्रंप राष्ट्रपति बने नहीं थे, बल्कि बनने की रेस में शामिल थे। ट्रंप की बातें पुरानी हैं, लेकिन इसके लीक होने की टाइमिंग को लेकर सवाल है। पुतिन यूक्रेन पर लगातार प्रहार कर रहे हैं और ट्रंप की बात नहीं मान रहे हैं। दूसरी तरफ चीन रूस की मदद कर रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि ऑडियो लीक नहीं हुई है, बल्कि जानबूझकर लीक करवाई गई है।
ज्यादा दिन नहीं बीते जब दुनिया ने देखा कि कैसे B-2 बॉम्बर ने सीक्रेट तरीके से उड़ान भरी और फिर ईरान में बंकर बस्टर बम की बरसात हुई। ट्रम्प ने सत्ता संभालने के साथ ही युद्ध रुकवाने का वादा किया था। इजराइल तो अमेरिका की हर बात मान रहा है, लेकिन पुतिन के आगे ट्रम्प की एक न चली। ट्रम्प के सामने अहम मुद्दे हैं यूक्रेन रूस युद्ध, गाजा इजराइल वॉर, ईरान का परमाणु मिशन और सीरिया लेबनान। यूक्रेन रूस युद्ध छोड़कर ट्रम्प हर जगह अपनी नीति के मुताबिक काम कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच चीन से चुनौती और बढ़ गई है। चीन रूस की मदद कर रहा है, ईरान को समर्थन का ऐलान किया है। चीन ईरान को फाइटर जेट दे रहा है। अब ट्रम्प पुतिन और जिनपिंग के गठजोड़ से भी बेचैन है। पुतिन ट्रम्प की बात नहीं सुन रहे और चीन अमेरिका के खिलाफ लगातार कदम आगे बढ़ा रहा है। मौजूदा दौर में ट्रम्प के लिए चीन पुतिन का गठबंधन एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। यही दो देश बाकी छोटे देशों का हौसला बढ़ा रहे हैं। रूस चीन से बढ़ते तनाव के बीच ही अचानक ट्रम्प का पुराना ऑडियो दुनिया के सामने आया है। ऑडियो 1 साल पुराना है, लेकिन इसमें जो कहा गया है वो टाइमिंग के हिसाब से कुछ और इशारा कर रहा है। पुतिन को मैंने कहा कि अगर आप यूक्रेन पर हमला करेंगे तो मैं मॉस्को पर बमबारी कर दूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा, ऐसा हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रम्प ने ये बातें अपने डोनर्स, समर्थक और कुछ पत्रकारों के सामने कही, जिसे किसी ने रिकॉर्ड कर लिया। 2024 में न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में ट्रम्प ने फंड जुटाने वालों के सामने ये बात कही थी। 3 पत्रकारों ने अपनी किताब 2024 में इस ऑडियो को शामिल किया है। यह पूरी बातचीत ऑफ द रिकॉर्ड थी। कुछ लोगों का दावा है कि यह सिर्फ किताब के विज्ञापन के लिए है, लेकिन कुछ विशेषज्ञ टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। दावा यह भी है कि ट्रम्प ने खुद इसे लीक कराया है ताकि यह मैसेज मॉस्को तक पहुंच सके। सिर्फ रूस ही नहीं, इस ऑडियो के जरिए चीन के लिए भी चेतावनी है। ट्रम्प सत्ता में आए तो युद्ध विराम कराना उनकी प्राथमिकता थी, लेकिन कुछ दिन पहले ट्रम्प ने साबित कर दिया कि जरूरत पड़ने पर वो खुद कहीं भी हमले का फैसला ले सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि ट्रम्प ईरान में हमले के बाद बने माहौल का फायदा उठाना चाह रहे हैं। ट्रम्प ने सीधी चेतावनी की जगह इनडायरेक्ट धमकी दी है। ट्रम्प के इशारे पर ही अमेरिका से ऑडियो लीक हुआ है। पुरानी बातों के जरिए ट्रम्प ने मॉस्को बीजिंग को चेतावनी दे दी है। 20 जनवरी के बाद से अब तक इतना तो साफ हो चुका है कि ट्रम्प की कूटनीति रूस और चीन के आगे नाकाम है। दोनों देश अपने मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में हो सकता है अब ट्रम्प ने वार्ता की जगह अमेरिकी सैन्य ताकत से दबाव की नीति शुरू की है। कुछ दिन पहले ही यूक्रेन को हथियार देने पर विचार हुआ है। ट्रम्प ने रूस की कई कंपनियों से पाबंदी हटाने का फैसला लिया। ट्रम्प फिर से यूक्रेन को मुकाबले में मदद करने वाले हैं। माना जा रहा है कि यूरोप और नेटो की बैठकों के बाद ट्रम्प की सोच रूस को लेकर बदली है। ऐसे में सवाल है कि क्या ईरान वाला फॉर्मूला भी एक विकल्प हो सकता है। अंदेशा है कि ट्रम्प अमेरिकी हथियारों से रूस पर बड़े हमले करवा सकते हैं। ट्रम्प यूक्रेन के जरिए रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। राजधानी मॉस्को पर बड़े हमले से दबाव बनाया जा सकता है। ट्रम्प मान चुके हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध का समाधान आसान नहीं है, इसलिए मुमकिन है कि अमेरिका में विकल्पों पर विचार जारी है। अब ये तो बयान की बात हुई, लेकिन एक्शन भी यही संकेत दे रहे हैं कि ट्रम्प का ऑडियो ऐसे ही लीक नहीं हुआ।
चीन के करीब अमेरिका के घातक फाइटर जेट पहुंचे हैं। फिलीपींस में स्टेल्थ फाइटर जेट की तैनाती की गई है। सोमवार से 18 जुलाई तक चीन के करीब युद्धाभ्यास चलेगा। इसके अलावा अमेरिकी डिस्ट्रॉयर माइकल मंसूर जापान के करीब भेजा गया है। ट्रंप की धमकी का जवाब रूस से भी आ चुका है। पुतिन के करीबी मेदवेदेव ने कहा है कि रूस यूक्रेन में अपनी जमीन वापस लेकर रहेगा। अमेरिका के लिए चुनौती यह भी है कि चीन की मदद से रूस ने ड्रोन प्रोडक्शन को 3 गुना बढ़ा लिया है। चीन रूस को ड्रोन बनाने का सामान लगातार सप्लाई कर रहा है। रूस अब यूक्रेन के लिए आत्मघाती दस्ता भी तैयार कर रहा है। रूस और चीन जिस मिशन पर हैं, उससे ट्रंप का गुस्सा और भड़क सकता है। इसलिए माना जा रहा है कि ऑडियो के जरिए जो धमकी सामने आई है वो भविष्य में सच भी साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और 24 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई फिर शुरू करने का आदेश दिया था, जिससे आग बबूला पुतिन ने यूक्रेन पर हमलों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के शहरों पर एक रात में 750 ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए। रूस ने न सिर्फ कीव को दहलाया, बल्कि पश्चिमी यूक्रेन में भी भीषण विध्वंस मचाया है। आठ जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति ने पुतिन के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की थी और यूक्रेन की हथियार सप्लाई फिर शुरू करने का ऐलान किया था। ट्रंप को उम्मीद है कि उनके कड़े तेवर पुतिन को सोचने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन उनकी उम्मीदों से उलट रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन को दहलाने का नया रिकॉर्ड बना डाला। नौ जुलाई की रात रूस ने यूक्रेन पर 728 ड्रोन से हमला किया। इससे पहले 4 जुलाई को रूसी सेना ने 539 ड्रोन दागे थे, जो यूक्रेन पर ड्रोन हमलों का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। इसके अलावा रूस ने 7 KH-101 और इस्कंदर मिसाइलें 6 किंजल मिसाइलों से यूक्रेन पर अटैक किया। हर बार की तरह पुतिन के प्रमुख टारगेट पर यूक्रेन की राजधानी कीव थी। आधी रात रूसी ड्रोन्स और मिसाइलों से कीव दहल उठा। लोग जान बचाने के लिए बंकरों की तरफ दौड़े। रात के वक्त कीव के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन भी भर गए। रूस के हमले सुबह के वक्त भी जारी हैं। यह उस वक्त का वीडियो है जब कीव में सूरज उगने वाला था। तभी रूस के गेरान ड्रोन से भीषण धमाका हुआ। रूस के टारगेट पर सिर्फ कीव ही नहीं बल्कि पश्चिमी यूक्रेन भी था। रूस ने पोलैंड सीमा के पास मौजूद लुत्स्क, लवीव, खमेलनित्स्की और तेर्नोपिल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए। रूसी हमलों को देखते हुए पोलैंड भी अलर्ट हो गया। उसने 7 घंटे के लिए अपनी पूर्वी सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया। सुरक्षा के लिए लड़ाकू विमान तैनात कर दिए गए। रूस के इन हमलों से डोनाल्ड ट्रंप आग बबूला है। उन्होंने पुतिन से बातचीत को बेतुका बताते हुए नए प्रतिबंधों पर विचार करने की बात कही है। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेनी शहरों पर बरसते रूसी बारूद को देखते हुए उन्होंने तुरंत 10 पैट्रियट डिफेंस सिस्टम यूक्रेन भेजने का आदेश दिया है। डोनाल्ड ट्रंप भले ही यूक्रेन को पैट्रियट डिफेंस सिस्टम भेजने की बात कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका से आई एक रिपोर्ट ने पेंटागन की चिंता बढ़ा दी है। दावा है कि पेंटागन के पास पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की कमी हो गई है। जरूरत के सिर्फ 25% पैट्रियट ही पेंटागन के पास मौजूद हैं। दावा है कि इसी वजह से यूक्रेन को हथियार भेजने पर रोक लगाई गई थी, लेकिन 24 घंटे पहले ट्रंप ने इस फैसले से यू टर्न ले लिया। दरअसल व्लादिमीर पुतिन जिस तरह से यूक्रेनी शहरों पर बारूद बरसा रहे हैं, ऐसे में अगर यूक्रेन को नए डिफेंस सिस्टम और मिसाइलें नहीं मिली तो जेलेंस्की के लिए जंग में टिके रह पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। यूक्रेन की हार ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल पर सबसे बड़ा धब्बा होगा। यही वजह है कि ट्रंप के लिए यूक्रेन को हथियार देना मजबूरी बन गया है, क्योंकि पुतिन रुकने वाले नहीं हैं।
इधर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ब्रिटेन दौरे पर हैं, जहां उनकी किंग चार्ल्स से मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों ने यूक्रेन को सैन्य सहायता बढ़ाने पर जोर दिया। अमेरिका और यूरोप भले ही यूक्रेन को सैन्य मोर्चे पर मदद बढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन रूस ने साफ कर दिया है कि वो रुकने वाला नहीं है। रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने चेतावनी देते हुए कहा, रूस अपनी जमीन दोबारा हासिल करके रहेगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, यूएस के हथियार हमारे दुश्मन की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। साफ है, रूस यूक्रेन जंग में सीज फायर की सारी उम्मीदें अब खत्म हो चुकी हैं। हालात ठीक वैसे ही बन चुके हैं जैसे बाइडेन शासन में थे, लेकिन डर है कि इस जंग में विध्वंस पहले से कहीं ज्यादा भीषण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और ट्रंप ने गाजा के समाधान के लिए 1.5 घंटे तक नेतन्याहू से बात की। कतर से भी प्रतिनिधिमंडल को अमेरिका बुलाया गया। तमाम विकल्पों पर चर्चा हुई, लेकिन गाजा के भविष्य का फैसला सुरक्षित लग रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि नेतन्याहू हमास का संपूर्ण खात्मा चाहते हैं, तो दूसरी तरफ इजरायली सेना गाजा को छोड़ने को तैयार नहीं है। इजरायल किसी कीमत पर गाजा को पहले जैसा नहीं रहने देना चाहता। अब इजरायली रक्षा मंत्री ने गाजा निवासियों को गाजा में ही कैद करने का फॉर्मूला दिया है। गाजा में एक तरफ अमेरिका में मंथन चल रहा था, तो दूसरी तरफ इजरायल के रक्षा मंत्री का नया फॉर्मूला दुनिया के सामने आया है। अमेरिका में क्या हुआ, ये जानने से पहले इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कात्स का नया फॉर्मूला बताते हैं। कात्स के मुताबिक गाजा के लोगों को कुछ खास कैंप में रखा जाएगा। राफा के खंडहरों में विशेष कैंप का निर्माण कराया जाएगा। इजरायली सेना कैंप की देखभाल करती रहेगी। इजरायली रक्षा मंत्री चाहते हैं कि गाजा में मौजूद फिलिस्तीनियों को एक खास इलाके में सिमटा दिया जाए। यानी एक ऐसी जेल जिसमें सलाखें नहीं होंगी, लेकिन दायरा निश्चित होगा, जिसके बाहर कोई नहीं जा सकता। कात्स के फॉर्मूले के मुताबिक कैंप में एंट्री से पहले सभी लोगों की गहन जांच होगी। कैंप में घुसने से पहले पहचान साबित करनी होगी। सभी तरह के सामानों की जांच की जाएगी। इजरायल के इस प्लान को गाजा को खाली कराने और फिलिस्तीनियों को दूसरे देशों में बसाने के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। कात्स के मुताबिक गाजा में 6 लाख लोग अल मवासी इलाके में हैं। अब यहां से लोगों को बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। 6 लाख लोगों के इस खास इलाके को हर तरफ से घेर दिया जाएगा। इजरायली मंत्री का दावा है कि इससे हमास कभी खुद को मजबूत नहीं कर सकेगा और ना ही गाजा में हथियारों की तस्करी हो सकेगी और ना ही किसी तरह की ट्रेनिंग होगी। माना जा रहा है कि इस प्लान से नेतन्याहू भी सहमत हैं, क्योंकि अमेरिका में गाजा पर किसी तरह का फैसला नहीं हो सका है। गाजा पर ट्रंप नेतन्याहू की लंबी बातचीत हुई। दोनों नेताओं की बैठक 1.5 घंटे बाद खत्म हुई। ट्रंप गाजा में तुरंत सीज फायर के पक्ष में है, लेकिन नेतन्याहू हमास के खात्मे के मुद्दे पर अड़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में सीज फायर पर मतभेद बरकरार है। ट्रंप तुरंत सीज फायर चाहते हैं, लेकिन नेतन्याहू का मानना है कि जब तक हमास को खत्म ना कर दिया जाए तब तक जंग जारी रहे। रिपोर्ट के मुताबिक कतर से एक प्रतिनिधि मंडल भी अमेरिका पहुंचा। व्हाइट हाउस में मध्य पूर्व में अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से 3 घंटे तक प्रतिनिधियों की मुलाकात हुई।
इजरायली मीडिया के मुताबिक गाजा के समाधान पर अभी कई मुद्दों पर फैसला नहीं हो सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नामीबिया की संसद को संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे वही लिए चलते हैं। As the well-known Namibian poet Mulvayan Nongola wrote, and I quote, "When freedom comes home to our country, we will proudly erect the finest monument in memory." Unquote. Today, this very parliament and this free and proud Namibia are living monuments. Distinguished members, India and Namibia have much in common. We both fought colonial rule. We both value dignity and freedom. Our Constitution guides us to uphold equality, liberty, and justice. We are part of the global South, and our people share the same hopes and dreams. Today, I'm deeply honored to receive Namibia's highest civilian award as a symbol of the friendship between our peoples. Like the tough and elegant plants of Namibia, our friendship has stood the test of time. It quietly thrives in even the most dry of seasons. And just like your national Welwitschia mirabilis, it only grows stronger with age and time. On behalf of 1.4 billion people of India, I once again thank the President, the government, and the people of Namibia for this honor. Friends, India attaches great importance to its historic relation with Namibia. We not only value our ties from the past, but we are also focused on realizing the potential of our shared future.